अब संकरण हगड़े जीवा मूवी जरूरी नहीं है ना भाई। यहाँ से सुना अलग अलग जातियों के जो युग्मक होते हैं उनके निषेचन से संकरण होता है, क्योंकि दिमाग की बत्ती जगह वो दौड़ उड़ जाए बेपूंदे का युग्मक लिवड़ और मूंग मत और मोट मत ना कह धाके इतकी निकली, वहाँ कुछ नहीं निकलने वाला है। नहीं, युग्मकों में भी अपने वंश के जीवों को पहचानने की क्षमता होती है। ये एक ही वंश के जीव होते हैं ना, उनके बीच ही हो सकता है। हाँ जी, निम्न प्रणाम सा हाजिर एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ है आप लोगों की सेवा में। अध्ययन करेंगे अपन इस नए वीडियो में मेंडल के प्रयोग पर। मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उसमें पहले प्रयोग को एकल संकर संकरण कहते हैं। ये मेंडल का प्रथम प्रयोग है। यहाँ पे एक शब्द आया है संकरण, पहले अपन इसकी चर्चा करेंगे, इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ये संकरण एक विधि है। संकरण में क्या होता है, संकरण में दो अलग अलग जातियों के सजीवों के जो युग्मक होते हैं उनका निषेचन करवा के उससे एक नई जाति बनाई जाती है। जैसे अपन सिंपली उदाहरण लेते हैं बाजरा का ही, एक अपना देसी बाजरा, उसकी विशेषता यह है वो कम पानी में हो जाता है, और एक दूसरी साइड पंजाब वगैरह साइड में बाजरा होता है जो अधिक पानी में होता है, उसको पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अब यदि इनका दोनों का संकरण करवा दें और उस संकरण से अपनी किस्मत अच्छी हो और वो बाजरा निकल जाए जो पैदावार तो दे पंजाब वाली और उग जाए अपने इधर के पानी में, मतलब कम पानी में उग जाए और पैदा वो मिल जाए, अपना काम तो आसान हो जाएगा ना, या नहीं। ये इस संकरण में किया जाता है। दो अलग अलग जाति के जीव उनके युग्मकों का निषेचन करवा के एक तीसरी जाति बनाते हैं। जैसे एक नाम आपने सुना होगा जंतुओं में, ये जंतुओं में भी हो सकता है संकरण। एक नाम आपने ये सुना होगा खच्चर। ये खच्चर घोड़े और गधे का मिक्सर जीव है। ये गधे के नर युग्मक और घोड़े के मादा युग्मक के निषेचन से खच्चर का निर्माण होता है। और इस खच्चर की विशेषता क्या है, ये घोड़े से और गधे से दोनों से ही मजबूत होता है। हालांकि हाइट इसकी घोड़े से कम होती है, लेकिन यदि ताकत की बात करें तो ये गधे और घोड़े दोनों से मजबूती रखता है। दौड़ने में घोड़े जैसा नहीं होगा कि नहीं लगे घोड़े हिर को मजबूत, घोड़े हो तेज दौड़ी नहीं, वजन उठाउण में भार उठाउण में हेठ हुए घोड़े हो, है ना। ये क्रिया क्या कहलाती है, संकरण। अब संकरण हगड़े जीवा मूवी जरूरी नहीं है ना भाई। यहाँ से सुना अलग अलग जातियों के जो युग्मक होते हैं उनके निषेचन से संकरण होता है, क्योंकि दिमाग की बत्ती जगह वो दौड़ उड़ जाए बेपूंदे का युग्मक लिवड़ और मूंग मत और मोट मत ना कह धाके इतकी निकली, वहाँ कुछ नहीं निकलने वाला है। क्यों? क्योंकि इनमें भी कई जातियों में प्रतिबंध होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी जीव के युग्मक को किसी दूसरे जीव के साथ मिला दिया निषेचन, नहीं। युग्मकों में भी अपने वंश के जीवों को पहचानने की क्षमता होती है। ये एक ही वंश के जीव होते हैं ना, उनके बीच ही हो सकता है। जैसे घोड़े और गधा ये एक ही वंश के जीव है, जातियां अलग अलग है आगे आने के बाद। जैसे अपन गायों की बात करते हैं ना, गायों में भी संकरण होता है। अपने यहाँ की गाय अमेरिकन गाय अलग अलग होती है कि नहीं होती है। वो बहुत ज़्यादा दूध देती है, अपने वाली दूध नहीं देती। अब सीधी की सीधी अमेरिका वाली गाय को अपने यहाँ ले आए तो हो सकता है उसको ये खान पान नहीं जमे, गड़बड़ हो सकता है। तो क्या किया, अमेरिकी जो बैल थे उनका वो नर युग्मक लिया और अपने यहाँ की जो गाय इनके मादा युग्मक से निषेचन करवाया और एक नई संतति तैयार हो गई, संकरण। उसको अपन संकर जाति कहते हैं। ये क्रिया तो होती है संकरण है, और इससे निर्मित होने वाली सभी जातियों को कौन सी जातियां कहते हैं, संकर जातियां, हाइब्रिड कहते हैं जिसको। मेंडल ने यही किया। इसने क्या किया, मटर के दो अलग अलग पौधे लिए, दो अलग अलग जाति के पौधे, उनके बीच संकरण करवाया और संकरण से आगे नई जातियां मिली और उन जातियों के आधार पर इसने अपने कुछ नियम दिए। आज अपन इसके प्रयोग का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। मेंडल ने अपने पहले प्रयोग में नाम दिया ना इसका एकल संकर संकरण का मतलब ये है कि इसने केवल एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया, एक प्रयोग किया, इसमें उसने केवल एक लक्षण को देखा। भाई दो अलग अलग पौधे हैं तो उसमें केवल एक ही लक्षण अलग हुआ ये जरूरी नहीं है, उसके सारे लक्षण ही अलग होंगे। बीज की आकृति अलग हो सकती है, फली लगेगी वो अलग हो सकती है, पौधे का आकार अलग हो सकता है, पौधे की पत्तियां लगती हैं उनका आकार अलग हो सकता है, मटर अंदर बन रहे उनके बीजों का रंग अलग हो सकता है। ये सारे लक्षण उनमें होंगे, लेकिन उनमें से उसने पहले प्रयोग में केवल
एक लक्षण को पकड़ा, वो कोई सा भी लक्षण हो सकता है। अपन यहाँ पे बात करते हैं पौधे की लंबाई से संबंधित लक्षण। मेंडल ने मटर के दो पौधे लिए, एक पौधा लिया लंबा और दूसरा पौधा लिया बोना। और लंबा भी कैसा, समयुग्मजी का मतलब इसमें जो पौधे की लंबाई को ले जाने वाले जो दो जीन होंगे जोड़े के, वो दोनों एक समान होंगे। और बोना भी कैसा, समयुग्मजी। ठीक है, अपन मान के चलते हैं इस पौधे के अंदर जो लंबाई को ले जा रहा है उसको अपन एक जीन है उसको बड़े टी से दिखाते हैं। पौधा लंबा है इसलिए इसको बड़े टी से दिखाया, और जो पौधा बोना है इसको अपन किससे दिखा देते हैं, छोटे टी से। अब लंबाई के लक्षण को ले जाने वाला जीन है, जीन जोड़ी में होंगे, कारक है तो कारक जोड़ी में होंगे, ऐसा मेंडल ने पहले ही बता दिया था, तो अपन ने भी जोड़ी में लिख दिए। अब क्या होगा, इस पौधे में से युग्मक बनेंगे और इस पौधे में से भी युग्मक बनेंगे। अब युग्मकों में क्या होगा, ये दोनों जीन अलग अलग युग्मकों में जाएगी। ठीक है, अब मेंडल ने क्या किया, किसी एक पौधे के, चाहो तो इसको मान लो और चाहो तो इसको मान लो, किसी एक पौधे के अंदर से नर युग्मकों को हटा दिया, फूल के परिपक्व होने से पहले ही हटा दिया। हटाते ही क्या होगा कि उस फूल में कोई नर युग्मक नहीं बनेगा। फिर उसने क्या किया, दूसरे पौधे के नर युग्मक को उठाया और पहले वाले पौधे पे छिड़क दिया। मतलब ये कि अपन ये मान के चलते हैं इस पौधे के नर युग्मकों को उसने क्या कर दिया, हटा दिया, खत्म कर दिया, फूल में छोड़ा ही नहीं। वहां पे कौन सा केवल बचा, मादा युग्मक। अब यहां से उसने नर युग्मकों को उठाया और इस पौधे के ऊपर ले जाके छिड़का। यदि इनका निषेचन होता है, ये युग्मक इससे मिले तो यहां एक नया पौधा बनेगा। भाई युग्मनज बना, युग्मनज में एक जीन यहां से आ गया और एक यहां आ गया, मतलब एक बड़ा टी आया और एक है छोटे टी वाला जीन आया। यदि इसका निषेचन इस युग्मक से होता है, वो तो किसी से भी हो सकता है ना, जितने युग्मक होंगे अपन ने तो ले जाके छिड़का है, कोई सा भी अंदर जा सकता था, अपन को सभी संभावना देखनी पड़ेगी। तो क्या होगा, यहां से एक छोटा टी और एक बड़ा टी। यदि ये इसके साथ निषेचित हो तो एक बड़ा टी आएगा और इधर से एक छोटा टी आ गया, और ये इसके साथ निषेचित हो तो एक कारक ये आएगा और एक कारक है इधर से आएगा। अब ये निषेचन होने के बाद युग्मनज बने, यूं समझ लो। अब ये युग्मनज विकसित होंगे, भ्रूण बनेगा, बीज बनेगा, मटर का बीज बन गया। अब उस मटर के बीज में ये जीन होंगे जो भी नया बीज बनाए उनके अंदर। लेकिन मेंडल ने यहां पे क्या देखा, मेंडल ने ये देखा कि यहां जितने भी पौधे आए हैं ना, ये सारे के सारे पौधे किस प्रकार के हैं, लंबे हैं। समझ में आया ना। इनको मेंडल ने नाम दिया F1PD। ये जो पौधे हैं इनको नाम दिया उसने जनक, अर्थात जिनसे आगे नए पौधों का निर्माण हुआ। ये यहां पे एक पौधे का दूसरे के साथ युग्मकों का संलयन हुआ। यहां पे कौन सी क्रिया हुई, यहां पे परागण की क्रिया, अर्थात दूसरे पौधे के युग्मक दूसरे पौधे पे डाले तो परपरागण हुआ। परपरागण से जो आगे संतति मिली उसको क्या नाम दिया, F1PD। F1PD के सारे पौधे कैसे मिले, लंबे। अब ये पहले शुरू में ऐसा नहीं था कि मेंडल ने प्रयोग करने से पहले ये कह दिया कि ये कारकन ये कारकन, ये तो उसको प्रयोग के बाद निष्कर्ष मिला। प्रयोग उसका केवल इतना था कि उसने एक लंबे पौधे का संकरण बोने पौधे से करवाया। F1PD में सारे पौधे कैसे मिले, लंबे। अब उसने अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद ये बताया कि ये दो कारक होंगे, ये होंगे, इसमें से ये कारक यहाँ आएंगे, इधर मिलेंगे, ये बढ़ेंगे, F1PD में ये कारक होंगे। अपन ने शुरू में ही पढ़ लिया। क्यों पढ़ लिया, क्योंकि अपन को पहले से पता है कि ऐसा मेंडल ने आगे बताया था। अब यहाँ पे क्या देखने को मिला कि इनकी तो कोई वैल्यू है गुण, है ना। वैल्यू किसकी हो गई, लंबे वाले पौधे की। ये गुण तो दिखा ही नहीं।
होना क्या चाहिए था, यदि दोनों के गुण आते और दोनों के गुण दिखते ना, तो पौधा इससे तो थोड़ा छोटा रहना चाहिए था, लेकिन इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारे के सारे पौधे इसी हाइट के हो गए। अब इस हाइट के होने से क्या मतलब हुआ, इस हाइट के होने से मतलब ये हुआ कि यदि ये दो जीन एक साथ आती है, लंबेपन की और बोनेपन की, तो लंबेपन वाली जीन बोनेपन वाली जीन को दबा के रखती है। समझ में आया ना, ये इसके प्रभाव को उत्पन्न होने ही नहीं देती। इसको मेंडल ने एक नियम के द्वारा समझाया, उसे कहते हैं प्रभाविता का नियम। मेंडल ने ये कहा कि जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को, विपर्यासी मतलब विपरीत, ये लंबा और ये बोना एक दूसरे के विपरीत हुए, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ले जाने वाली दोनों अलग अलग जीनें जब साथ में होती है, तो एक जीन दूसरी जीन के प्रभाव को रोक देगी, वो उत्पन्न होने ही नहीं देगी। इसी घटना को प्रभाविता का नियम कहते हैं। मतलब एक जीन प्रभावी हो गई, दूसरी अप्रभावी। तो जो लक्षण प्रकट होगा वो तो हो गया प्रभावी, और जो प्रकट नहीं हुआ वो कौन सा हो गया, अप्रभावी। अब मेंडल ने सभी जितने मटर के पौधे में जितने लक्षण दिख रहे थे ना, सभी पे ये ट्राई करके देखा। एक पौधा लाल फूल वाला लिया, दूसरा सफेद फूल वाला लिया, पता चला यहां सारे के सारे लाल फूल वाले हो गए। कौन सा लक्षण प्रभावी हो गया, लाल रंग। कौन सा अप्रभावी हो गया, सफेद रंग। ठीक है, मतलब यहां जो दिखे वो प्रभावी सीधा सीधा, और नहीं दिखे वो अप्रभावी। मान लो आप, ये इस पौधे की पत्तियां बड़ी बड़ी थी, इस पौधे की पत्तियां छोटी छोटी थी, यहां बड़ी पत्ती मिल गई, मतलब कौन सा लक्षण प्रभावी, बड़ी पत्ती का आकार बड़ा होना प्रभावी हो गया। ठीक है ना। इस प्रकार से उसने कई सारे लक्षणों का अध्ययन किया, सब में एक ही स्थिति पाई उसने, केवल मटर के पौधे में। यदि इसी को किसी दूसरे पौधे के साथ करते तो हो सकता था अलग कुछ परिणाम मिल जाते। ठीक है ना। लेकिन मेंडल ने केवल और केवल किसके आधार पे अपने निष्कर्ष दिए, मटर के पौधे पे किए गए प्रयोगों के आधार पे निष्कर्ष दिए। जितने भी लक्षण, उसने लगभग 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था। कितने जोड़ी, 7, और 7 के 7 लक्षणों में यही चीज देखने को मिली। अब ये जो पीढ़ी यहां पे मिली, इसको अपन क्या कहेंगे, संकर पादप। इसमें दोनों के गुण हैं, बोने पौधे के भी और लंबे पौधे के भी, लेकिन दिखे कौन से, केवल लंबे वाले। चुपचाप कौन से बैठे रहे, बोने पौधे वाले गुण चुपचाप से अंदर पड़े रहे। ये मेंडल यही नहीं रुका, फिर मेंडल ने क्या किया, ये जो पौधा है ना, बीज लगे, उन बीजों को उसने वापस जमीन में उगा दिया। जमीन में उगाया तो उससे नया पौधा बना। वो नहीं बीज लग गया, मटर तड़के ना ठोक गया, उसने उनको वापस से उगा दिया, फिर से नया पौधा बनाया। अब उसने क्या किया, यहां जो पौधा बना ना, जैसे मान लो अपन यहां से मानते हैं, यहां से इसको उगाया, उगाने पे फूल लगेंगे, फूल में युग्मक बनेंगे, यहां युग्मक बना, एक ऐसा युग्मक बना जिसमें बड़ा टी आएगा, और एक ऐसा युग्मक बनेगा जिसमें छोटे टी वाला कारक आएगा। हाँ या ना। मेंडल ने क्या किया, इनका स्वपरागण करवा दिया। यहां पे कौन सा परागण कराया, पर परागण। यहां पे कौन सा करवाया, स्वपरागण का मतलब उसी फूल के नर युग्मक उसी फूल के मादा युग्मक से निषेचित हुए, उससे आगे एक और नई पीढ़ी का निर्माण किया। अब यदि इसी फूल के नर और मादा युग्मक आपस में निषेचित होंगे तो जाहिर सी बात है, कुछ फूलों में नर युग्मक आधे इस टाइप के होंगे तो आधे इस टाइप के होंगे, और मादा युग्मक भी सेम ही होंगे, आधे इस टाइप के होंगे तो आधे इस टाइप के होंगे। यदि इन युग्मकों का वापस से निषेचन हो जाए, ठीक है, तो अपन ये मान के चलते हैं कि ये जो है ये नर युग्मक है, नर युग्मक ये वाले, ठीक है, और यहां मैं दूसरे युग्मक लिख देता हूं, इनको अपन मान के चलते हैं ये कौन से हैं, मादा युग्मक, कि यदि इनका आपस में निषेचन हो
तो आगे किस प्रकार की संततियां बनेगी ये भी अपन देखेंगे। यदि ये नर युग्मक इस मादा युग्मक से मिलता है तो यहाँ पे जो भ्रूण बनेगा, जो युग्मनज बनेगा, उस युग्मनज में दोनों कारक कौन से आएंगे? बड़े टी वाले। यदि इसका निषेचन इसके साथ हो जाए तो एक बड़ा टी का आएगा और एक छोटा टी आएगा। यदि ये निषेचन इसके साथ करे तो ये स्थिति रहेगी, और यदि इसका निषेचन इसके साथ हो जाता है तो ये स्थिति रहेगी। अब यहां पे एक चीज और अपन भूल के बोले नहीं। अब यहां पे क्या है? यहां पे देखो दोनों जोड़े के जीन एक समान नहीं है, अलग अलग है। तो पौधे लंबे तो होंगे लेकिन किस प्रकार के होंगे? विषम युग्मजी। तो जो F1 पीढ़ी मिली वो किस टाइप की थी? विषम युग्मजी। अब यदि यहां बात करें तो यहां मेंडल ने ये पाया कि ये जो पौधे हैं ना, इनका यदि लक्षण प्रारूप देखा जाए, अर्थात जो पौधे मिले वो बाहर से कैसे दिख रहे थे, तो इस लक्षण प्रारूप में मेंडल ने ये पाया जो 3 पौधे प्राप्त हुए वो तो थे लंबे, और जो एक पौधा मिला वो किस टाइप का था? बोना। हर 4 पौधों की बात करें तो यदि मान लो यहाँ 100 पौधे लगे हैं तो 100 में से 75 तो कैसे थे? लंबे लंबे, और 25 कैसे थे? बोने बोने। यहां मेंडल फिर से आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा ये कैसे हो गया? यहां तो सारे के सारे पौधे लंबे थे, अब इन्हीं पौधों में स्वपरागण हुआ तो ये फिर से बोने कैसे आ गए? यहां से मेंडल ने दूसरा नियम दिया। ये जो ये मिला ना, ये बोना पौधा, इस घटना पे मेंडल का कौन सा नियम आया? द्वितीय नियम, पृथक्करण का नियम, या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, पृथक्करण का मतलब क्या होता है? अलग अलग होना, पृथक हो जाना। मेंडल ने यह कहा कि यदि इनमें अर्थात F1 पीढ़ी में कौन सी क्रिया करवाई जाती है? स्वपरागण। तो यहां जो पीढ़ी प्राप्त हुई इसको उसने कौन सा नाम दिया? F2 पीढ़ी। अर्थात मां बाप, बेटा, पोता, भाई हुआ तो यही है ना। तो ये पहली पीढ़ी आ गई, दूसरी आंगन है नहीं कि आंगन तो तीसरी पीढ़ी पड़े, तो भाई पीढ़ी नहीं पड़े, है ना। तो ये कौन सी पीढ़ी हो गई? दूसरी पीढ़ी। ये तभी संभव हो सकता है जब युग्मक निर्माण के दौरान दोनों जो कारक होते हैं वो अलग अलग युग्मकों में जाए, तभी ये हो सकता है। यदि ये दोनों अलग अलग युग्मकों में नहीं जाते तो इस प्रकार की घटना यहाँ पे दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि यहाँ बड़ा टी है। यदि अलग अलग में नहीं जाते तो यहाँ भी बड़ा टी आ जाता, फिर तो छोटे का लक्षण दिखना ही नहीं था। बस वो बात यहाँ से निकली है कि जो कोशिकाएं द्विगुणित होती है वो अगुणित रह जाती है, वो यहाँ से। कौन से नियम से? पृथक्करण के नियम से। ये बात भी किसने बताई थी? मेंडल जी ने ही बताई। दूसरा इसने कहा युग्मकों की शुद्धता का नियम। शुद्धता का मतलब क्या? शुद्धता का मतलब ये कि यहाँ दोनों कारक एक साथ आए, लेकिन एक कारक ने दूसरे को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं किया। दोनों है साथ में, आम लोग है नहीं। 2 आदमी आवे एक दूसरे के बैठ रहे, भाई एक दूसरे ने प्रभावित करी, वो इंग चुगली करी, रोबी इंग चुगली करी, ए होनी रहे, एक दूसरे को प्रभावित हुई, लेकिन ए बिल्कुल ही प्रभावित हुए। कन कन बैठा जरूर आ अथाई भी की वेला पर प्रभावित नहीं हुआ। F2 पीढ़ी में आपको काम कियो रहे, आपको काम कियो। लेकिन यहां जो 3 पौधे लंबे थे, इन 3 पौधों में अंतर था। दिखने में लंबे जरूर थे, लेकिन एक पौधा था समयुग्मजी, और ये 2 पौधे किस प्रकार के प्राप्त हुए? विषम युग्मजी। यदि इस पौधे में आगे और स्वपरागण करवाएं तो सभी पौधे लंबे मिलेंगे, लेकिन यदि इनका स्वपरागण करवा दें तो वापस यही स्थिति मिलेगी, 3 लंबे और 1 बोना। और यदि इसका स्वपरागण करवाया जाए तो सारे के सारे पौधे कैसे मिलेंगे?
बोने। क्यों मिलेंगे? क्योंकि इसमें लंबेपन का कोई कारक नहीं है। आई बात समझ में? ये था मेंडल का पहला प्रयोग। यदि इसी प्रयोग का जीन प्रारूप देखा जाए तो वो प्राप्त होता है 1:2:1। ये क्या? सम युग्मजी लंबा। ये क्या? विषम युग्मजी लंबा। ये क्या? सम युग्मजी बोना। आपके लिए इंपॉर्टेंट बात, एक तो आपको पूरा प्रयोग करना आना चाहिए, फिर दूसरा आधे नंबर का सवाल ये बनता है, यहाँ से पूछता है हर बार परीक्षा में, मेंडल के एकल संकर संकरण के लक्षण तथा जीन प्रारूप को लिखिए। लक्षण प्रारूप 3:1, जीन प्रारूप 1:2:1। कि मेंडल जी ने तो केवल यही चीज देखी, केवल मटर पे तो ये बात सही हो गई, लेकिन ऐसे बाद में कई उदाहरण मिल गए जिनमें मेंडल जी की बात ठीक ठाक नहीं लग रही थी। उन्हें कहते हैं मेंडल के नियमों के अपवाद। एक जलीय पादप है, नाम है उसका मेराबिलिस जलापा। इसकी 2 प्रजातियां पाई जाती है। एक प्रजाति जिसमें लाल फूल आते हैं, दूसरी प्रजाति जिसमें सफेद फूल आते हैं। यदि इस लाल फूल वाले पादप का संकरण सफेद फूल वाले पादप से करवाया जाता है तो जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है ना, वहां पे न तो लाल रंग दिखता है न सफेद रंग दिखता है। होना क्या चाहिए? या तो लाल दिखे या सफेद दिखे। मेंडल के अनुसार भाई जो प्रभावी होगा वो दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पादप की जो फूल लगते हैं वो गुलाबी रंग के होते हैं। क्योंकि ये मेंडल के समय पता नहीं चला, क्योंकि उसने मटर के अलावा किसी पर कोई प्रयोग नहीं किया। यदि वो ये एक उनकी थोड़ी भूल हो गई, चूक हो गई, आज अपन दिमाग में आ जाए यार नहीं मटर के अलावा हूँ भड़की हाथी प्रयोग करूँ, तो वो 2-4 और जगह ऐसे प्रयोग करके 100% सही जानकारी दे देते, लेकिन थोड़े वहाँ पे वो चूक गए क्योंकि उन्होंने मेंटोस नहीं खाई थी। मेंटोस खाते तो दिमाग की बत्ती जलती। यदि उनसे गुलाबी फूल वाले पौधे से वापस आगे संकरण करवा दें स्वपरागण से, स्वपरागण यदि उन पौधे में करवाया जाता है तो वहां पे एक लाल रंग के फूल वाला पौधा मिलेगा, 2 गुलाबी रंग के फूल वाले पौधे मिलेंगे और एक कैसा मिल जाएगा? सफेद फूल वाला। ये जो घटना होती है इसे किस नाम से जानते हैं? अपूर्ण प्रभाविता के नाम से जानते हैं। एक और मेंडल का अपवाद दिखाई दिया, उस अपवाद को कहते हैं सह प्रभाविता। ये जंतुओं में देखने को मिलती है। इस सह प्रभाविता के कारण चित्तकबरे जीव उत्पन्न होते हैं। आपने देखा होगा चित्तकबरे, कल्ड काबरू कहा ना, ठीक है। ये सह प्रभाविता। सह प्रभाविता में क्या होता है? जैसे मान लो एक कुत्ता है, उसके शरीर का रंग गोरो है, और एक कुतिया है, उसके शरीर का रंग काला है। उनमें जनन की क्रिया होती है, और जो कुत्ता जो आगे बच रहा है उत्पन्न होता है छोटा बच्चा, उस बच्चे में गोरे गोरे धब्बे दिखते हैं और कहीं कहीं व्हाइट व्हाइट धब्बे दिखते हैं। का मतलब वो दोनों जीनों ने अपना प्रभाव दिखा दिया साथ में ही ना। जैसे अपन यही इसी में समझ लेते हैं, ये मान लो गोरे रंग का है कारण और ये कारक है वो सफेद रंग का है। अब यहाँ जो संतति उत्पन्न हुई वो चित्तकबरी हो गई, उसमें गोरा रंग भी दिख रहा है, कहीं कहीं सफेद रंग भी दिख रहा है। मतलब ये जीन भी अपना प्रभाव दिखा रही है, ये जीन भी अपना प्रभाव दिखा रही है। इसे क्या कहते हैं? सह प्रभाविता कहते हैं। ये भी एक मेंडल का क्या हो गया? अपवाद हो गया। अब मेंडल ने क्या कहा? मेंडल ने ये कहा कि एक लक्षण को ले जाने के लिए कितने कारक होते हैं? 2। लेकिन अपने शरीर में जो रक्त होता है ना, ब्लड, इस रक्त समूह होते हैं, आपको पता हो तो ए बी और ओ, फिर पॉजिटिव नेगेटिव 8 प्रकार के इस प्रकार से रक्त समूह बनाते हैं। ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, बनते हैं नहीं बनते हैं? ये जो वंशानुगति होती है ना इस ब्लड की, ब्लड रक्त समूह का निर्धारण, ये 3 जीन से निर्धारित होता है।
जबकि मेंडल ने क्या कहा, लक्षण अगली पीढ़ी में जाएगा तो कितने जीन उसको कितने कारक निर्धारित करेंगे, 2, यहाँ कितने कारक आ गए, 3। तो ये मेंडल के कुछ अपवाद हो गए, लेकिन उस समय तक की तकनीक इतनी विकसित नहीं थी, इसलिए मेंडल जी इन बातों को बताने से चूक गए। लेकिन ज्ञान बंदे ने बड़ा सटीक दिया था, ये भयंकर बड़ा होशियार था। एक प्रयोग मेंडल का बचता है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही पर्याप्त है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चेहरे पे एक मुस्कान बना के रखिएगा। धन्यवाद।